लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। अगर इस वक्त 18वीं तरमीम और NFC का बहस खुलेगा तो फिर हम वज़ीर आज़म के पास सिर्फ मेयर इस्लामाबाद के पावर्स हैं। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर बारिज़ जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज यौम मज़दूर है और मौजूदा हालात में मज़दूर के हालत इंतज़ार जो है वो भला किससे छुपी हुई है। मार्च 15 से मुल्क में जारी लॉकडाउन और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने दिहाड़ीदार तबके को पीस कर रख दिया है। कोरोना वायरस ने इंडस्ट्री का पहिया रोक दिया है, मार्केट्स बंद हैं, छोटे कारोबार से लेकर बड़ा ताजिर सब मुश्किल में है। इसी मसले के पेश नज़र मुल्क में फुल लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की बहस आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में इस मसले पर आज तक इत्तफाक नहीं है और मुल्क यकसू हिकमत अमली का फुकदान शुरू से जो है वो नज़र आ रहा है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग, नालायकी के ताने और सियासी इल्ज़ाम तराशी जैसी रवायात कोरोना वायरस के इस माहौल में भी नहीं बदले। इसी माहौल में अब एक नया मसला 18वीं तरमीम को लेकर खड़ा हो गया है। रवां हफ्ते मीडिया में ये बहस गालिब रही है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाली कुछ इख्तियारात को रोल बैक करना चाहती है। ऑपोजिशन जमातें, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी सख्त मुखालिफ है। आज भी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि हुकूमत इस वक्त में ऐसा शोशा छोड़कर अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाना चाहती है क्योंकि माहौल किसी भी किस्म की कानूनी तरमीम के लिए साजगार नहीं है। बात में वजन भी लगता है क्योंकि अब तक तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर कोई इत्तफाक हो नहीं सका और तरमीम जैसे बड़े काम के लिए थिन मेजॉरिटी वाली हुकूमत क्या कर सकती है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत पूरी 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहती है या सिर्फ NFC से मुताल्लिक रिव्यू करना चाहती है। वफाकी हुकूमत खुलकर इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं ले रही, ये भी एक सवाल है। क्या वफाकी हुकूमत लॉकडाउन की तरह इस मसले पर भी कन्फ्यूज्ड है या कन्फ्यूज़ करना चाह रही है। और दूसरी जानिब अपोजिशन 18वीं तरमीम के मामले को लेकर इतनी हसास क्यों हो जाती है। क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस में किसी सुकम को ख़त्म करने के लिए बात करना कोई जुर्म है जो अपोजिशन इतनी जज्बाती हो जाती है। ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम उठाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब्बास साहब से शुरू करती हूँ और शुरू करने से पहले प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाइए कि इमरान खान साहब 2018 में 18वीं तरमीम के हवाले से क्या कहा करते थे। तरमीम की बात कर देता हूँ। हमें तजर्बा हुआ है 4.5 साल का पख्तूनख्वा के अंदर। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। ये कंपटीशन हुई है और ये इसलिए हो सकती है कि 18th अमेंडमेंट से पावर नीचे गई है। अच्छा, जब इसके एग्जैक्टली 1 साल बाद जबकि खान साहब हुकूमत में आ गए थे तब उनके क्या तासुरात थे 18वीं तरमीम के हवाले से, जरा वो भी सुन लें। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या हैं? 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए तकरीबन 2,000 अरब निकल जाता है। बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। बाकी रह गया 1,000 अरब सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है। तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। अच्छा अब्बास साहब, मैं अब आपसे ये नहीं पूछूंगी कि ये यू टर्न क्यों है, क्योंकि आप कहते हैं कि यू टर्न जो है वो किसी भी बड़े लीडर का शैवा होता है, तो उस डिबेट में नहीं जाती। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो कन्फ्यूजन फैलाई हुई है हुकूमत ने 18वीं तरमीम के हवाले से, आप करना क्या चाहते हैं? क्या पूरी 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाह रहे हैं? क्या NFC को रिविजिट करना चाह रहे हैं? अगर इस पर बता दीजिए कि करना क्या चाह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बात की और आपने 2 मुख्तलिफ बातें सुनाई। दुनिया में कोई भी काम जब होता है उसकी 2 चीजें होती है, एक उसका कॉस्ट होता है, एक उसका बेनिफिट होता है। कुछ उसके प्लसेस होते हैं, कुछ उसके माइनसेस होते हैं। और ये जो तरमीमें होती हैं और कवानीन जो बदले जाते हैं, वो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद जो उसका नेट रिजल्ट आता है उसकी बेस से अपना माइंड बनाते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात है एक जो आपने पहले सुनाई कि 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन किया, इख्तियारात को नीचे मुंतकिल किया। वो कि वो सूबों से नीचे नहीं गया, वो जिलों में नहीं गया, वो तहसीलों में नहीं गया। लेकिन चलें, वो एक उसका जो एक ऑन फेस ऑफ जो डैशबोर्ड पे चीज नजर आई थी वो अट्रैक्टिव थी। लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि सारा जो आपका
60% से ज्यादा 62% तक जो आपके रिसोर्सेज हैं वो सूबों को चले जाते हैं। अब आज जिस तरह बिलावल साहब ने तकरीर की, एक तो वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम को मैं खत्म नहीं करना चाहता, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हमें पैसे दें। अब आपको पता है 30% टोटल मरकज के पास है, उसने डेट सर्विसिंग भी करनी है, उसने फौज को भी देना है। भाई साहब सिर्फ ये बता दीजिए, आप करना चाहते हैं रोल बैक या एनएफसी को रिविजिट करना चाहते हैं? ये अभाम की कैफियत क्यों बनाई हुई है? क्लियर एक स्टांस लेना, वफाकी हुकूमत क्यों क्लियर स्टांस नहीं ले रही? मुझे सवाल करना है आपसे और पूरे जो ये ऑपोजिशन, क्या ये हमारा इस जो पार्लियामेंट है इसका ये इख्तियार नहीं है कि हर चीज को रिविजिट कर सके? इसको आपने शायद मेरा इब्तिदाई आपने नहीं सुना, इंट्रो नहीं सुना ना आपने। मैंने शायद उसमें यही बात की है, बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली यही बात की है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपने रिविजिट करना है तो इस पे क्लियर स्टांस लें, पार्लियामान का इजलास बुलाएं, वहां पे बात करें, बजाय इसके कि एक वजीर कोई बात करता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। ये भाम क्यों आपने रखा हुआ है? क्या सिर्फ बाकी तवज्जो उठाने के लिए? हम ये घर में आप ये घर बैठे हम इसको तरमीम कर लेंगे। पहली बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने इसको कोई आसमानी सहीफा बनाया हुआ है कि हम कोई कम तर पार्लियामेंटेरियन है, हम मुल्क के आइन को तरमीम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने 19 की है, 20 की, हमें किसी क्यों नहीं कर सकते? अब्बासी साहब नाराज ना हो ना, आपकी इन सारी चीजों का जवाब तो मैं इब्तिदाई में दे चुकी हूँ। मैं तो कह चुकी हूँ कि मैं नहीं कहती कि मैं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना। अच्छा जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये है, ये हमारा पार्लियामेंट्री जमहूरी आईनी कानूनी हक है कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना चाहें बिल्कुल ठीक है, वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये कि क्या हम इसको घर में बैठ के कर लेंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कर लेंगे? नहीं कर सकते। जब करेंगे पार्लियामेंट में आएंगे। नंबर 3, क्या हम इसको अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक पीपल्स पार्टी PMLN नहीं होगी, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लिहाजा हम तब करेंगे। इस पे अब बात हो रही है, आपकी पार्टी के अंदर बात हो रही है ना, आप बदलना चाहते हैं इसको। और क्या बदलना चाहते हैं जरा? हाँ, क्या बदलना चाहते हैं? पूरी को रोल बैक करना चाह रहे हैं? अब जरा आप मुझे मौका दें। एक तो जाती तौर पे मेरी जिंदगी के बेशतर साल एजुकेशन में गुजरे हैं। मैं समझता हूँ आपने 18वीं तरमीम में इस मुल्क की तालीम के साथ जुल्म किया है कि आपने जब करिकुलम, जब आपने पॉलिसी और प्लानिंग सूबों को दे दी है, एग्जीक्यूशन के तक कोई बात नहीं थी। आप अपने अपने सूबों के अपने अपने सिलेबस बनाएंगे, अपने अपने हीरोज को, लोकल हीरोज को प्रमोट करेंगे। कल आप 5 मुल्क बनाने की तरफ जा रहे हैं, एक मुल्क नहीं रहेगा, लिहाजा इसको रिविजिट होना चाहिए। पूरी को रिविजिट होना चाहिए जी, पूरा। एजुकेशन तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। नंबर जी आप सुन लेना मेरी। नंबर 2, अभी एक पैंडेमिक आया, आपको पता है इसकी नेचर सूबाई नहीं थी, ये नेशनल या इंटरनेशनल था। अब सूबों के पास सारे फंड्स होने के बावजूद कैपेसिटी नहीं है। अब हमने इस वबा को रोकना है। वी नीड कैपेसिटी बिल्डिंग इन बलोचिस्तान, वी नीड कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिंध, वी नीड इक्वल फैसिलिटीज इन पंजाब एंड केपी। चले ठीक है, सिंध का हाल है वो सारे। ठीक है, चले आपने कम से कम इस पे कह दिया, इस पे आपने कह दिया कि आप पूरी को रोल बैक करना चाहते हैं। कम से कम क्लियर स्टांस तो आपका आ गया। अज़मा साहिबा की तरफ चलती है। अज़मा साहिबा सुन लिया आपने, अब तो वो कह रहे हैं पूरी जो 18वीं तरमीम है उसको रोल बैक करना चाहते हैं। आप समझती हैं कि इसमें कुछ जो है वो चीज़ें इस तरह की हैं जो रिविजिट होनी चाहिए, या जिस तरह अब्बास साहब कह रहे हैं आप उनसे मुत्तफिक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि सदाकत अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी है या उनकी अपनी राय है। अभी तक तो खुल के हमें हुकूमत नहीं बता पाई कि उनका एक्चुअली एजेंडा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। अब 18वीं तरमीम बहुत बड़ी तरमीम है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरमीम है आईन पाकिस्तान में अभी तक। और इसके अंदर सिर्फ जो है वो एक आदि शिक नहीं है, उसमें हर तरह के मामलात हैं। 58(2)B की बात करें, आप सूबों के इख्तियारात की बात करें, बात ये नहीं। अभी सदाकत अब्बासी साहब से मुझे दिली हमदर्दी है। अभी वो कह रहे थे हम तरमीम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपने जो वादे किए थे, आप जो बातें करके आए थे लोगों से, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आप तो डिवोल्यूशन के हक में थे, आप तो और ज्यादा कहते थे मैं यूनियन काउंसिल तक जाऊंगा और मैं ये करूंगा। और आज पंजाब में 1.5 साल से ही शब खून मार के बैठे हैं लोकल बॉडीज के ऊपर। ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है, इनकी हालत ये है। लेकिन वो जो है वो खत्म करके बैठे हैं, क्योंकि शहंशाह आजम है, उनको जो बेहतर लगता है वो करते हैं। इतना आसान ये टर्न वाला नहीं होगी 18th अमेंडमेंट। इसके ऊपर पूरी कंसेंसस है पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का, और खुलकर हुकूमत सामने आए। अच्छा, मुझे वैसे हैरत है डॉक्टर मारिया, जब ये नई नई हुकूमत आई थी ना और पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू किया ये 18th अमेंडमेंट के खिलाफ है, ये साजिश कर रहे हैं, तो हम हैरान हुआ करते थे कि पीपल्स पार्टी ये क्यों कहती है, ये ऐसी बात क्यों करती है।
लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वाकई ये बहुत पुराना प्लान है 18th अमेंडमेंट का। अब ये किसका प्लान है, क्यों प्लान है, उसके अंदर बेसिकली बैकग्राउंड में क्या है। अभी फिलहाल देखिए कोरोना एक बड़ा एक तरफ पेंडेमिक है, वो बड़ा इनको एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ आप बजाय जो है वो उसके साथ लड़ने के आप सियासी जमातों के साथ एक अलग फ्रंट खोल रहे हैं। 18th अमेंडमेंट जैसा इतना बड़ा पहाड़ आपको लगता है कि आप सर कर लेंगे, जिनके पास एक रेजोल्यूशन पास कराने की हिम्मत नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर। तो आई एम सॉरी, ये एक दीवाने का ख्वाब है जो मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। लेकिन अज़मा, आप समझती हैं कि कम्प्लीटली इसको, क्योंकि इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कुछ कह चुके हैं, खासतौर पे NFC के हवाले से, ज़रा वो भी सुनवाते हैं, फिर आपसे आपका कमेंट लेके आगे शर्मिला की तरफ चलती हूँ। एक और बड़ा सीरियस इशू है जो मैंने बार बार CCI में हाईलाइट किया है कि जो NFC अवार्ड है इसको हमें रिविजिट करना होगा। जो करंट NFC अवार्ड है इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं हैं कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके, पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। और क्योंकि जब NFC अवार्ड शुरू हुआ था तो 80% पैसा मरकज रखता था, 20% सूबों को जाता था, अब वो 58% सूबों को जाता है। तो इसलिए आज जो टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। बाकी आपको खर्चात इंक्लूडिंग डेवलपमेंट आपको डेट लेकर पूरे करना। अच्छा अज़मा, अब लगता है कि अगर NFC की बात हो उस पर तो आपका और PTI का किसी हद तक कंसेंसस नजर आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब किया करते थे। नहीं, ऐसे नहीं है। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है एज प्राइम मिनिस्टर वो उन्होंने जरूर शेयर किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बात की जा सकती है, इसको देखा जा सकता है। NFC अवार्ड के अंदर जो शेयर्स जो है वो सूबों के और वफाक के रखे गए उस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी ये बहुत आगे की बात है। अभी खुदा के वास्ते पहले पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स तो दे लें। अभी जो क्वारंटाइन के अंदर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, पहले उनको तो सहूलियात दे लें। ये तो बहुत बात की बात है और इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि कुछ बातें, कुछ प्रैक्टिकलिटीज जो हैं उस पर शायद बात हो सकती हो। अभी हमें नहीं मालूम कि हुकूमत किस पे बात करना चाहती है, क्या बात करना चाहती है, लेकिन ये कहना कि एक पेन ऑफ स्ट्रोक से ही पूरी 18th अमेंडमेंट उड़ा देना चाहते हैं, आई एम सॉरी, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन हो पाएगा। अच्छा शर्मिला की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहब, आप की पार्टी जो है उसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है। रज़ा रब्बानी साहब हों, शहरी रहमान साहिबा हों, आपके बाकी लोग हों, आप लोग बिल्कुल इस हक में नहीं हैं कि इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टीज ये समझ रही हैं कि मे बी उसको रिविजिट किया जा सकता है, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उसको रिविजिट होना चाहिए, उसको करना चाहिए, वफाक के पास कुछ बचता नहीं है, तो आपकी तरफ से इतनी रेजिस्टेंस क्यों आती है? अगर कोई चीज़ ही बेहतरी की तरफ जाती है तो रेजिस्टेंस क्यों फिर? जी शुक्रिया मारिया। देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि जरदारी साहब के अरेस्ट से भी कई माह कबल पीपल्स पार्टी ये बात उठा रही थी कि ये हुकूमत 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है और ये साजिश की जा रही है और आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो 18वीं तरमीम लेकर आए, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उस वक़्त तो 18वीं तरमीम से पहले तमाम अख्तियारात तो प्रेसिडेंट साहब के पास थे। और 18वीं तरमीम के हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी या जिसमें डिलिबरेशंस हुई, सारी जमातों के नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद थे, फिर जिस तरीके से उस पर हाउस में वोटिंग हुई यूनानिमसली, वो 18वीं तरमीम आई और उसमें इतने सारे वो शिक जो आइन के अंदर मुख्तलिफ सालों के अंदर डिक्टेटर्स ने उसमें इंसर्ट किए थे, जिस तरीके से उनको निकाला गया, ये एक बड़ी तारीखी बात है और उस आइन की असल शक्ल को बहाल किया गया। NFC अवार्ड के अंदर, जिसमें पहले सिर्फ जनाब पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर NFC अवार्ड बांटा जाता था, अब रकबे के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से सूबों की वो महरूमियाँ जिसके ऊपर वो चिल्लाते रहते थे, क्योंकि अभी आपने अब्बासी साहब की भी बात सुनी, सूबों को क्या मिलता था? 20% में सूबे क्या करेंगे? 20% में सूबे जो हैं ना डेवलपमेंट कर सकते थे, ना अपने अखराजात पूरे कर सकते थे। आज सूबे जो हैं वो बाख्तियार हैं। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि एक ट्रांजिशन पीरियड रहा है और उस ट्रांजिशन पीरियड का अभी इतना वक्त नहीं गुजरा जहां पर सूबे 100% खुद मुख्तार हो जाएं और तमाम चीजें संभाल लें, लेकिन सूबे अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं और एक वफाक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर बात नहीं हो सकती। बिल्कुल करें आप बात। अगर उसके ऊपर कोई इश्यूज हैं तो आप बिल्कुल उसको दोबारा से रिवाइज कर लें, यूनानिमसली लाएं एनएफसी अवार्ड। पीपल्स पार्टी के जमाने में आपको याद है कि एनएफसी अवार्ड यूनानिमसली आया था और तमाम सूबे खुश थे। उसका 1% तो बलूचिस्तान को भी जाता था वॉर ऑन टेरर के हवाले से। वो सूबा जो सबसे ज्यादा टेररिज्म के हवाले से मुतासिर रहा है। अच्छा, अब ये बातें क्यों हो रही हैं? इससे पहले वो चीनी और आटे का स्कैंडल आ गया, फिर वो कहा गया जी 25 तारीख को जी हम उसके ऊपर बताएंगे जी कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। वो भी रफा दफा हो गया, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ जनाब। वो जो चीनी चोर थे उनकी तरक्कियां हो गई, उनको बड़ी वजारतें और मिल गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये आलमी वबा के हवाले से जिस तरीके से दुनिया भर मुतासर हुई है उसी तरीके से पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि किसी भी सूबे के पास वो टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, वो वसाइल नहीं है कि इतने बड़े पेंडेमिक को डील कर सकें। और ना ही दुनिया के कोई तरक्की पजीर तरक्की याफ्ता मुल्क के पास वो है। तमाम दुनिया की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कोलैप्स कर गई हैं। ठीक है, आज न्यूयॉर्क का भी गवर्नर बैठ के कह रहा है जी हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। ठीक है, न्यूयॉर्क वो शहर जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं और लोग इलाज कराने वहां पर जाते हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? सिंध की क्या गलती है? सिंध की गलती ये है कि सिंध परफॉर्म कर रहा है। सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन किया। सिंध ने सबसे पहले जो जायरीन थे ताफ्तान के बॉर्डर पे जो उन्होंने मिस हैंडल कर दिए, जो तारीख में जब कभी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी तो पता चलेगा कि अगर वहां पर ये क्वारंटाइन कर देते और टेस्ट कर देते तो आज ये लोकल ट्रांसमिशन ना होती। ठीक। और जिस तरीके से सिंध ने अपने तमाम मामलात को देखा और अपने सूबे के लोगों को बचाने की कोशिश की इस वबा से, वो तारीफें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी क्या करें? ये शोशे छोड़ें, ये शोशे छोड़ें। ये इस वक्त आप मुझे बताइए दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है जो माँ सिवा इस वबा से अपने लोगों को बचाने के लिए, भूख से अपने लोगों को बचाने के लिए कोई और बात कर रहा हो सिवाय मैं जरा अब्बास साहब से यही पूछ लेती हूँ। मैं बिल्कुल अब्बास साहब जो है कंफ्यूज है, पूछती हूँ अब्बास साहब से, इनकॉम्पिटेंट है, इनएफिशिएंट है, ना उसको समझ आ रहा है कि लॉकडाउन करूं तो लॉकडाउन ना करूं, तो लॉकडाउन करूं तो आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। जरा अब्बास साहब से पूछ लेती हूँ। अब्बास साहब, टाइमिंग पे जरूर इस पे सवाल उठाया जा रहा है कि एक इतना बड़ा जो है वो आपके सर पे एक आफत खड़ी है, पेंडेमिक है, पूरा मुल्क पूरी दुनिया इससे जो है वो लड़ रही है। ऐसे में ये आपको ये जो बात है इसका करना, इसके करने का मकसद क्या है? और आई भी एक ऐसे शख्स से जो बहुत नाप तोल के बात करता है, ये नहीं कि कोई आपका फायर ब्रांड लीडर हो। असद उमर साहब की तरफ से आई, बहुत एक मंजे हुए सियासतदान है, बहुत नाप तोल कर बात करते हैं। तो क्या वजह है कि इस पेंडेमिक में आपको ये बात करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, पहले तो आपने मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया। मैंने दो बातों पे एतराज किया था, एनएफसी पे एतराज किया था, एजुकेशनल हेल्थ पे एतराज किया था। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो डेवोल्यूशन है वो गलत हुई है। मैंने ये कहा है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन है और उसके बाद लोग अपनी फीडबैक दे रहे हैं। नहीं, तो ये करेक्शन कर लें। नहीं, डेवोल्यूशन पे सिर्फ आपसे ये सवाल हुआ और राइटफुली कि अगर आप डेवोल्यूशन में इतना बिलीव करते हैं तो फिर पंजाब में आपने जो वो इदारे खत्म कर दिए हैं और अब वो उनका कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो वहां पे आप क्यों जो है वो डेवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते? अगर एक जगह डेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं तो जहां आपके लोग नहीं इलेक्ट हुए उसमें बात है जी। इदारे खत्म करने की बात ये है कि पंजाब में हमने वो जो एक्ट था वो तो एक डमी किस्म का एक्ट था। कोई किसी के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई पॉलिटिकल, कोई फाइनेंशियल उसके पास इख्तियारात ही नहीं थे। हम नया बड़ा जबरदस्त किस्म का एक निजाम लेके आए। तो अब आज वो एक साल से ऊपर हो चुका है। क्योंकि मुझे आवाज कट के आ रही है तो मैं जरा मुझे अगर बात करने दें। मैं ये बता रहा हूँ कि हम वो एक नया निजाम लेके आए हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और एक फुली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो गाँव की तरफ तक विलेज काउंसिल तक जाएगा। अब जो तीसरी बात है कि आप देखिए बिलावल साहब की कंफ्यूजन देखें। एक तरफ तो सारे फंड सूबों के पास हैं, मरकज के पास फौज को, डिफेंस को और डेट सर्विसिंग के पास, तो डेट सर्विसिंग भी वो नहीं कर पाता, सारे पैसों की शॉर्टेज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग, प्लीज इसका जवाब दे देना। ये बात मैं उधर ही आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं कि अब जब हम पेंडेमिक को डील कर रहे हैं, अब हमें लगा कि जनाब मुझे बताएं सिंध में 12 साल इनकी हुकूमत है, फंड्स देखिए कितने गए हैं एनएफसी के तहत, तो आप हम बताएं मरकज तो नहीं खरीद सकता आपके वेंटिलेटर्स, सिर्फ फंड्स का मसला है या इसमें जो फ्लोर क्रॉसिंग पे भी जो एक वो कतगल लगी हुई है वो भी एक शायद इशू है कि अगर खोल देंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग भी कर सकेंगे? असल बात आप सुनना चाह रही हैं तो फंड्स जो थे जिनसे हॉस्पिटल बनने थे, जिनसे वो इक्विपमेंट आना था,
जिनसे आपके वेंटिलेटर्स आने थे, वो फंड आगे पीछे मुख्तलिफ अकाउंटों में पाए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लिहाजा ये जो 18वीं तरमीम को एक आसमानी और कुरानी सहीफा बनाया जा रहा है और इस पे बात करना कोई गुनाह कहा जा रहा है, इसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पूरी कौम डिबेट करें कि क्या जो आपने माजी में किया वो सही था, किन किन शिकों को इम्प्रूव करना है। टाइमिंग की जहाँ तक बात है, आप हमने इस पेंडेमिक के साथ जिंदा रहना है, हम तो इसको अच्छा, आप सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए, सिर्फ आखिरी चीज है क्या बता दीजिए, सिर्फ आखिरी चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे जाके इस पे बात कर लेती हूँ। सिर्फ आखिरी चीज बता दीजिए, अब आप जो ये बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से और आप कह रहे हैं कि इसमें चीजें रिविजिट होनी चाहिए, ये अब आपकी पार्टी पॉलिसी है या ये सदाकत अली अब्बासी का अपना जो है वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं जी, बिल्कुल पार्टी पॉलिसी है। हम अगर असद उमर बोल रहे हैं और मैं भी हुकूमत का तर्जुमान होकर बात करूं, मैंने जो एजुकेशन की बात की वो मेरी जाती नहीं सर, क्योंकि आपके अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं कि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो ये नहीं, ऐसी ही बात हो रही है, उन्होंने ऐसी ही बात कर दी है। तो मैंने कहा चलो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रेक एक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे जवाब भी सुन लेना। जी क्विकली। बिल्कुल, हमारी पार्टी सर्कल में इस पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जब ये कोई चीज मटीरियलाइज होगी तो विदाउट टेकिंग ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा कोई साजिश नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस में तो लेना, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस, आपकी मजबूरी है, 2/3 आपके पास है नहीं, सो यू विल हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड। छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद ये जो पॉइंट है कि क्या जो फ्लोर क्रॉसिंग की इसमें एक बहुत बड़ा एक लगा हुआ, इस पे कतगन लगी हुई है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, क्या वो एक मसला है जो एकदम से अब जो है वो खटक रहा है, जो ये इनको इसको चेंज करना चाह रहे हैं? जो पहले भी कहा जा रहा था कि गेट को से जब से हुकूमत आई है तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़म साहिबा की तरफ जाऊंगी। अज़म साहिबा, क्या अब दोबारा जो 18वीं तरमीम की ये डिबेट शुरू हुई है उसमें बज़ाहिरन तो यही कहा जा रहा है जी वफाक के पास कुछ नहीं रहता, बट क्या असल प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हर चीज़ के लिए आपके पास पीपल्स पार्टी का जो है वो सहारा लेना पड़ता है, तो क्या ये वो फ्लोर क्रॉसिंग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम ने तो इस पर एक बैन लगाया हुआ है, अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग की शिक ख़त्म हो जाएगी तो फिर लोग आ जा सकेंगे, फिर 2/3 बड़े आराम से बन जाएगी? नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है। कहाँ 2/3 क्या कर रहे हो मारिया, और कहाँ इनकी जो है वो चंद वोटों की हुकूमत। 2/3 बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है और ये इनका शौक है, ये इनकी हसरतें हैं, और हसरतें तो इनकी बहुत सारी है। अब हर हसरत जो है वो बिन खिले मुरझा गए तो मतलब उसमें अब क्या करे बंदा। लेकिन इसके ऊपर जो ऑन अ सीरियस नोट, पहले मैं ज़रा लोकल बॉडीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये इतने कॉन्फिडेंट थे ना, बहुत अच्छा ये जो है ये बिल लेके आए थे और इन्होंने वो करना था। आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हुआ पंजाब के अंदर? इस आते ही पहला शब्द खून इन्होंने लोकल बॉडीज पे मारा था पंजाब के अंदर, और इस बात को 1.5 साल होने चला है, अभी तक ये इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है। और वजीर आज़म साहब जब लास्ट टाइम जो है वो लाहौर आए थे, उनके MNAs ने हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी अभी इलेक्शन ना कराइएगा, हम मर जाएंगे। तो ये तो है इनकी असल हालत। अभी हल्कों के अंदर जाते हैं ये, इसलिए नहीं जाते बेचारे, जाने के काबिल नहीं है। अली जैदी की फुटेजेस देखी होंगी आपने, वो हलीम आदिल शेख की, उनको भागना पड़ा, फिरदौस शमीम नकवी साहब को कैसे भागना पड़ा, और इनके बैनर्स जो हैं वो इनके हलकों में लगने शुरू हो गए हैं। तो ये मामला जो है ये काफ़ी संगीन है। इस हवाले से इस हुकूमत की कारकर्दगी है नहीं, कैपेसिटी इनको अल्लाह ने दी नहीं, दिमागी जो मामलात हैं वो कोई अच्छे हैं नहीं। तो फिर उसके बाद ये मुल्क जो है, देखिए हमने माशी हालात के ऊपर इन्होंने जो इस मुल्क के ऊपर अटैक किया आते ही, जो ये अनट्रेन होने का और जो वो अभी हम सीख रहे हैं वाला एक जो वो मसला था, वो उसके ऊपर तो ये जैसे तैसे ये मुल्क सह गया। और 1.3 1.8 के बीच में वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि हमारी GDP होगी। अब उसके बाद जो ये अब कर रहे हैं कि कोरोना के ऊपर बजाय इसके कि इत्तफाक राय ये पैदा करने के काबिल हैं, डू यू सीरियसली थिंक दैट? ये किसी के साथ बैठने के रवादार नहीं है, ना ये बैठ सकते हैं। और वो जो एक झूठी अना और तकब्बुर से भरा हुआ दिमाग है,
वो किसी के साथ जो है वो जिसको अपना, और मैं समझती हूँ, मैं यकीन मानिए मैं ये सब लफ्ज़ है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, एक मिनट मारिया, एक मिनट, कि आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है वो गरूर और तकब्बुर की वजह से है। इस मुल्क से बिल्कुल जिस दिन से ये आए हैं बिल्कुल एक रहमत और उसकी वाली कोई चीज रह ही नहीं गई। एक अजीब रोज एक नया अजाब, रोज एक नया तमाशा, रोज एक चीज देखने को मिलती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अब देखें ना, किसी को सुनने को तैयार नहीं। अब आप देखें कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बगैर बैठे भी जो हैं वो हो जाती हैं, कहीं आर्म ट्विस्टिंग करनी पड़ती है। अब फिर से मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो केस, ये कहा जा रहा है नैब ने अरेस्ट वारंट्स, फिर नैब को याद आया है बड़ी देर बाद, गो के वो उनका स्टे काफ़ी ओवरड्यू हो गया है, लेकिन टाइमिंग जो है इज़ ऑफ द एसेंस। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है करवाई जा सकती हैं, करा ली जाती हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए ये कितना कर सकते हैं, देखिए अब 2 साल से कर ही रहे हैं ना। और अब मज़े की बात यह है कि खौफ खुदा नहीं है, आटा चोर, चीनी चोर, वो अद्वियात चोर, पता नहीं किस किस की चोरियां करके ज़कात खैरात तो पहले खाया करते थे, उसके बाद भी अभी इनको जो है वो या मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके वारंट जारी करने हैं, या अभी दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो एक कैंसर सर्वाइवर है उनको दोबारा बुलाना है। चेयरमैन नैब की जो है वो ऐनक भी गुम हो गई है और उनकी याददाश्त भी नहीं रही। उनको जो 7 साल से पेंडिंग केसेस चले आ रहे हैं, KPK के मालिम जब्बा हो, वो बिलियन ट्री सुनामी हो, वो BRT शाहकार आपके सामने है, उसके ऊपर ना किसी को बुलाया जाता है। हेलीकॉप्टर बशूर जमाना, एक दफा इमरान खान साहब जो है वो हाजिर हुए, उसके बाद बस ठीक है, उनको क्लीन चिट मिल गया। तो ये इतने मामलात सिंपल नहीं है, ये कितना कर सकते हैं, ये जो कर सकते थे। एक्सटेंशन वाला मामला हमारे सामने है ना। इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, हमारे अबाव अजदाद का भी निकाल लिया, गिफ्ट भी पता कर लिए, औरतों से जो है वो जेवरात भी पूछ लिए। ऐसा करते हैं कि एक ही दफा ना एक रूल बना लेते हैं, इमरान खान साहब के अबाव अजदाद को भी निकाल लें, वो क्या थे आज से 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले, और बाकी सियासतदानों को भी निकाल लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है वो कहाँ रहता है और कौन किसकी क्या कैपेसिटी थी और आज वो कहाँ है। अब इमरान खान साहब जो है 2013 के अंदर जो है वो 1 करोड़ और चंद जो है वो लाख के असासे बताते हैं इलेक्शन कमीशन में। 2 साल बाद 2015 में वो 1 अरब से ऊपर चले जाते हैं, ये कोई मजाक है। और उसके बाद चेयरमैन नैब जो है वो खुद बहुत मुतनाज़ा शख्सियत है, चेयरमैन नैब की बहुत सारी और चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन वो सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं, उनको शहबाज शरीफ चाहिए। और हमने तो कहा है कि बुला लो, लेकिन लाइव दिखाओ, लोगों को पता चले। आप बुला के सिर्फ इंसल्ट करते हो, एक प्रेशर डालते हो, पॉइंट आ गया आपका, ना पूछने के लिए कुछ है ना बताने के लिए कुछ है। पॉइंट आपका आ गया। अब हुकूमत की कंफ्यूजन की बात हो रही है, तो कल एक बयान जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का आया, 2 जगह उन्होंने जाके तकरीर की, 2 जगह एक ही दिन में उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं, ये पेंडेमिक के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, वो समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा वो सुन लें। अल्लाह का करम है कि जो हम समझ रहे थे कि जितने ज़्यादा केसेस होने चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेज़ी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। एक तो हमने बड़ा पहले शुरू किया, जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। शर्मीला साहबा, एलीट ने फैसला कर लिया पूरे मुल्क के लिए। खान साहब एक ही दिन में 2 बयान दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है फैसले कौन कर रहा है? पता है क्या मारिया, मुझे इतना अफसोस होता है और इतना दुख होता है कि इमरान खान साहब ने इतने ख्वाब दिखाए इस मुल्क के नौजवानों को तब्दीली के, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आज जब वाकई इस मुल्क के अंदर एक क्राइसिस सिचुएशन आई। खैर इकोनॉमिक इश्यूज तो मेरा ख्याल है कि जब से ये आए हैं, जब से शुरू हो गए थे, जो मिडिल क्लास तबका था, लोअर मिडिल क्लास तबका था, वो तो पिस के रह गया। गरीब आदमी के पास महंगी बिजली आ गई, गैस नहीं थी, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, हाल बुरा था, और जो रही सही कसर थी वो इस वबा ने बर्बाद कर दिया सबको। मसला पता है क्या है, अब ये इनको सबसे बड़ी जो इशू इनके साथ ये है ना कि ये हर चीज़ कहते हैं और फिर भूल जाते हैं, और क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हैं, इनएफिशिएंट हैं, अनडिसाइसिव हैं। अब फेडरल कैबिनेट ने 2 दफ़ा इस लॉकडाउन की तौसीह की है,
असद उमर साहब आके हमेशा कहते हैं कि जी हमने लॉकडाउन का फैसला किया है, तो आप किस अशरफिया की बात कर रहे हैं? अशरफिया तो वो चीनी और आटा वाला अशरफिया है जो अरबों रुपए के सब्सिडी खा गया, डकार भी नहीं लिए और आज बड़ी बड़ी वजारतें लेके बैठे हुए, को पूछ ही नहीं रहा उनको तो लेफ्ट और राइट पे बैठाया हुआ है। एक एटीएम इधर है, दूसरा एटीएम उधर है। एक को जिसको निकाला था वहां से पंजाब से, उसको वापस ले आए बड़े फैन फेयर के साथ, ढोल बजा बजा के। ये पता नहीं क्या बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी से ये इतने ना वाकिफ हैं, इनको कुछ नहीं मालूम कि ऑन ग्राउंड लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, लोगों के पास एक वक्त की खाने की रोटी नहीं रही है। अभी जो ये बात करते हैं ना कि लोग भूख से मर जाएंगे, लोग भूख से मर रहे थे मारिया। एक गरीब आदमी के पास जो एक वक्त की रोटी खाता था ना, वो भी इन्होंने छीन ली थी। ये इतनी तकलीफ दे बात है, क्योंकि अब आप अगर सड़क पे बाहर निकले ना और आप लोगों से पूछे, जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, वो कानों को हाथ लगाते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, नाक को हाथ लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह माफी, हमसे गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं होगी। इतनी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, जरा अब्बास साहब से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अब्बास साहब, क्या वजह है? एक तो ये बता दीजिए, आपने वफाकी हुकूमत आपके पास है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, एक में आपके साथ कोalition चल रही है, तो पूरे मुल्क का फैसला कौन कर रहा है? मतलब कैबिनेट से ये फैसला आ रहा है, असद उमर साहब जो NCOC को चेयर कर रहे हैं वो आके ये बयान देते हैं कि हम लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये अशराफिया किसकी बात हो रही है? अशराफिया ने पूरे मुल्क के लिए फैसला कर लिया, कौन है अशराफिया? अच्छा डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप दोनों खवातीन को बड़ा पीसफुल टाइम देती हैं बोलने का। आपको भी दे, मुझे दरमियान में आप इंटरप्ट कर देती हैं। मुझे लगता है वो फीमेल फेवरेटिज्म आप में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जब मुझे मेहरबानी अब नहीं बोलूंगी, मुझे बात करने का सारा टाइम आप प्लीज अब्बासी साहब, मुझे बात था कि मेरे भाई हैं, मेरा दिल दुख रहा है आपके जो व्यूअर्स हैं उनको डिबेट समझ आए। जी 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 जी। अब सबसे पहली बात कि उज़मा साहब ने कहा कि ये अपने हलकों में नहीं जा सकते, लोग मारते हैं। इनसे कहें कि मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, मेरा हलका है जहाँ से इनके प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे आ रहे हैं, किसी एक यूनियन काउंसिल में आप प्रोग्राम रख लें, आप अपना रख लें, वहाँ देखें लोग कितना प्यार करते हैं, लोग किस तरह चाहते हैं। यहाँ लोगों ने प्राइम मिनिस्टरों को जूते मारे हैं, अल्लाह का फजल है हमारा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिस तरह हम अपने हलकों में न जाएं। हमने देखा है कि लोगों को मारें पड़ती रही हैं, लोगों के सर लोगों ने फाड़े, वोटर्स ने, जब ये वाकया हुआ है। अल्लाह ना करे वो सिचुएशन वापस आए, लेकिन ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है देने की। अब जहाँ तक बात है जो आप शर्मिला साहबा कह रही हैं कि इनको बड़ी परेशानी हो गई है, कि लोग परेशान हैं, ये जब लॉकडाउन की बात हुई पूरी दुनिया में लॉकडाउन ये कंप्लीट कर्फ्यू की बात कर रहे थे। इमरान खान साहब उस वक्त भी मजदूर की और दिहाड़ीदार की बात कर रहे थे, वो बात जो उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आए थे, बिकॉज ये खुशहाल लोगों के लीडर हैं। ये बाहर CNN BBC के तजिए पढ़े और उसके बाद माइंड बना लिया कि जी अमीर बंदों को लॉक कर दें बड़े बड़े घरों में, 3-3 साल के घरों में। हम उस वक्त भी कहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के ये कच्ची कच्ची बस्तियां, यहाँ लॉकडाउन नहीं हो सकता और पैंडेमिक नहीं रुक सकता। अब अगर लेट्स अज्यूम इन्होंने कहा जी जो है CM सिंध ने बड़ा काम किया, तो भाई आप देख लें टेस्ट पंजाब में ज्यादा हुए और केस आपके ज्यादा निकले, इसका मतलब आपका लॉकडाउन फेल हुआ। सर ये तो आपको समझा रहे थे। टेस्ट पंजाब में ज्यादा नहीं हुए, जरा चेक कीजिए, चेक करें जरा जाके, आधे हाथ का डिफरेंस है, आधे हाथ का डिफरेंस है, चेक कर लीजिए। अब्बासी साहब फिगर सुन लें, आप फिगर सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तकरीबन 84,000 टेस्ट पंजाब में हुए और 52-53,000 टेस्ट सिंध में हुए और चले दोनों के केसेस बराबर। आज के दिन में पंजाब में कितने टेस्ट हुए और मैं बता देती हूं आज के दिन सिंध में कितने टेस्ट हुए। शर्मिला साहब मैं बात कर लूं प्लीज, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब आप पूरे पाकिस्तान को सुनवा दें, 84,000 टेस्ट हुए पंजाब में, जिसमें 6,000 कुछ लोग पॉजिटिव हैं और तकरीबन 52,000 टेस्ट हुए सिंध में, जिसमें इतने ही है। इसका मतलब है सिंध का जो भी स्ट्रेटजी थी वो फेल हुई। अब जो ये एक नई बात आप लोग करते हैं, ये सारी जो है ना वो यहाँ लोकल ट्रांसमिशन है। भाई लोकल ट्रांसमिशन ही हो सकती है ना, जहाज बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है, सारी बॉर्डर्स बंद है, तो बाकी जो फैलता है वो लोकल ट्रांसमिशन। अच्छा भाई साहब, आपने ना वैसे घुमाना बहुत अच्छा शुरू कर दिया है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये अशराफिया कौन है जो आपके लिए डिसीजंस ले रहा है। एक ही दिन में 2 स्टेटमेंट। बिलावल साहब ने पूरे मुल्क के लिए तो पूरे मुल्क के लिए तो नहीं लिया, पूरे मुल्क के लिए तो नहीं ले रहे। मैं अगर बात कर लूं तो मेहरबानी,
देखिए इशराफिया का मतलब है ये जो एलीट के लीडर हैं जो कभी किसी गली मोहल्ले में नहीं गए, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं सब कुछ बंद करें, कर्फ्यू लगाएं। चले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है भाई साहब, लेकिन माजरत के साथ जरा आपको दोबारा आके ना स्टेटमेंट सुनवा दूंगी। उन्होंने कहा अशराफिया पूरे मुल्क के लिए जो है वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, अशराफिया पूरे मुल्क के लिए डिसीजन ले रहा है, नॉट जस्ट सिंध। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्बास साहब ने खैर हमें अपनी मंतक पेश की कि क्या मतलब था, जो कि हमें समझ नहीं आया, मुझे तो कम से कम समझ नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या मतलब था एक ही दिन में 2 बयान देने के, जबकि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 सूबों में उनकी जो है वो हुकूमत है। सिंध की अगर बात करें, जिस दिन सिंध ने लॉकडाउन किया तो 4 घंटे बाद बलूचिस्तान ने भी कर दिया। यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, वो कहती नज़र आती हैं कि लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ है। पीएम साहब खुद जहां उसका फ़ायदा उठाना होता है, जहां पॉजिटिव लग रहा होता है लॉकडाउन की बात, वहां पे कहते हैं हमने लॉकडाउन जो है वो कर दिया था। अज़मा साहिबा, अब आपको अगर समझ आ रही है पीएम साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, अशराफिया कौन है? देखिए पीएम साहब को पता नहीं, खुद को समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द वालों को पता नहीं समझ आती है नहीं आती। वैसे मेरा मशवरा है उनके लिए मुफ्त कि वो इफ्तार के बाद जो है वो गुफ्तगू किया करें, तो शायद हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं और शायद उनको पता हो वो क्या कह रहे हैं। एक मैंने बहुत रीजनेबल तरीके से एक सियासी बात की थी जिसके ऊपर एज यूजुअल जो जवाब दिया गया, उस पर मजबूरन मुझे एक जवाब देना पड़ेगा। ये जो खैर जूता तो इमरान खान साहब पे भी शाला जा चुके हैं वज़ीर आज़म बनने से पहले, और हमारे ऊपर जो साजिश की गई थी ना, वो जिस कार्ड को खेलते हुए की गई थी, वो कार्ड आज आपके गले भी पड़ रहा है। ये हमारी शराफत है कि हमने उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया, हम इस इशू को रेज नहीं कर रहे और हम वो हवा नहीं दे रहे जिसके ऊपर, और आपने उससे बड़ा कारनामा किया है जिसके ऊपर जो है रिजेंटमेंट है पूरे मुल्क के अंदर, और उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। हमने गोलियां खाई हैं, हमारे घरों पे हमले हुए हैं और हमने सीखा है, हम उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको बड़ा शौक है ना जो है वो इस तरह की हरकतें करके और उस पर क्रेडिट लेने का, तो माफ कीजिएगा, फिर वो कल का वक्त का किसी को पता नहीं होता, कल किसी के साथ क्या हो जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ जो आपके सवाल के ऊपर। देखिए मेरा सवाल इमरान खान साहब से ये है, अशराफिया और माफिया ये 2 चीजें हैं वो जिसका आपको पता विर्द करते रहते हैं। अशराफिया भी इनके इर्द गिर्द और माफिया भी इनके इर्द गिर्द, और वही 2 ये जो चीजें हैं वही आज मुल्क जो है वो भुगत रहा है। मुझे ये बताइए, या तो असद उमर साहब ने लॉकडाउन पूरे मुल्क का अनाउंस किया या DGISPR ने किया। लेकिन एक बात यकीनन जो है वो कंसर्न का बायस, अगर ये वो वज़ीर आज़म साहब जरा खुल के नहीं कहना चाहते, लेकिन उनके दिल में कोई बात है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर जो है खड़े होकर शफकत महमूद साहब ने कहा स्कूल बंद नहीं होंगे। अगले 4 घंटे बाद मीटिंग हुई और स्कूल बंद हो गए। इन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जो है वो आके कर दिया गया, और उसके बाद ये जो है वो फिर बाद में असद उमर साहब जो है वो उसको एक्सटेंड करते रहे। तो ये अशराफिया और माफिया जो है ना, ये इमरान खान साहब के जो करता धरता है वही है, और उसके अलावा अगर कोई अशराफिया है तो फिर खुल के बोले, फिर बताएं कौन सी अशराफिया है जो इनसे बाला बाला फैसले कर रही है और जिसका इनको बड़ा दुख है, तो फिर खुल के बात करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो अब देखने में आ रही है, बेशक ठीक है पहल जो है वो वफाक की तरफ से हो रही है एज़ फार एज़ पॉइंट स्कोरिंग इज़ कंसर्न्ड, लेकिन शर्मीला साहबा अब नज़र ये आ रहा है कि मैच जो है वो आपके और वफाक के दरमियान है, सिंध और वफाक के दरमियान है, और सिंध भी कोई कसर माजरत के साथ नहीं छोड़ रहा। अब जिस तरह आपने जो अनाउंसमेंट की है, जो आपने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जिसमें गैस और बिजली की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये आप किस तरह अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि गैस और बिजली के जो हैं वो बिल्स नहीं दिए जाएंगे जबकि आपकी डोमेन नहीं है? तो इससे नज़र आता है कि शायद आप भी इस पर सियासत जो है वो कर रहे हैं और ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए चीज़ें हो रही हैं। देखिए मारिया, इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं है। गैस और बिजली के बिल जो हमने बात की है और जो हमने ऑर्डिनेंस में हम लेकर आए हैं कि वो सार्फिन जिनके 5,000 तक के बिजली के बिल हैं और जिनके 2,000 तक गैस के बिल हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। ये सारे बिल की माफी जो है हमारी जेब में नहीं जाएगी, सिंध की ट्रेजरी के अंदर नहीं जाएगी, ये उस आम आदमी को इसका फायदा पहुंचेगा जो आज बिल डोमेन किसकी है, तो बेचारा डेली वेजर है। तो मेरी बात सुने, मुझे तो इतनी हैरानगी हुई और दुख भी हुआ और मुझे समझ भी नहीं आया कि वो SSGC के जो वो MD साहिबा हैं या चेयरमैन साहिबा हैं जो भी हैं,
वो 3 करोड़ रुपए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फंड में तो डाल दिए। इन 3 करोड़ रुपए में और इससे कम में कितने सार्फिन की वो गैस के बिल माफ कर सकती थी, कुछ दुआएं ले लेती। वो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन ये प्रोगेटिव, मैंने कहा वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन ये प्रोगेटिव किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर को सलाम करने के लिए, अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस तरह नहीं होता है। देखिए बात ये है कि आप जब आपकी काबीना कहती है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी है, लेकिन पंजाब के वजीर आला अपनी मर्जी की सेक्रेटरी फूड के साथ मीटिंग बुलाते हैं और फिर एक बुलडोज करते हैं काबीना के अंदर कि जी सब्सिडी देनी है चीनी के ऊपर और 3 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है। तो इतना पैसा तो आप लोगों के पास है, तो कम से कम वो आम आदमी तक तो जाए। वो आपकी बातें सारी अपनी जगह। आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ प्रिंसिपल स्टांस, ये प्रेरोगेटिव किसका है? यार कम से कम 50-60 रुपए कम करते को आम आदमी को उसका फायदा तो पहुंचेगा। नहीं, लेकिन शर्मिला साहबा आपकी बातें वो सारी माजरत के साथ अभी भी लग रहा है कि जिस तरह इस पे भी ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि अगर तो प्रेरोगेटिव सिंध का होता, नहीं शर्मिला, अगर प्रेरोगेटिव सिंध का होता तो बिल्कुल आप कर देते। आप ये प्रेरोगेटिव है वफाक का, क्या आपने उनसे कंसल्ट किया? काश हमारे इख्तियार में होता तो हम जरूर करते। जो हमारे इख्तियार में था, अल्लाह का शुक्र है उस वक्त की 18वीं तरमीम आई तो सूबों के पास आज इख्तियार है। पंजाब ने भी लॉकडाउन किया, बलूचिस्तान ने भी किया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी किया, गिलगित बाल्टिस्तान ने भी किया, आजाद कश्मीर ने भी किया। आज अगर ये 18वीं तरमीम ना होती तो आज तो मर गए होते हम सारे के सारे। आज हम पता नहीं कहाँ पर होते, आप कहाँ होती, मैं कहाँ होती। वही 18वीं तरमीम जो है उसी इन्होंने तो सिर्फ ढोल बजा के ये बात करनी, लेकिन उसी 18वीं तरमीम में कुछ हकूक जो दिए गए हैं विफाक को, उसमें गैस बिजली जो है वो विफाक के पास है, विफाक डिसाइड करेगा। अब आपने तो ये डिसाइड नहीं करना, और अगर आपने कंसल्ट किया तो विफाक के साथ तो वो बात होती। वफाक तो किसी चीज में फैसला करने को तैयार ही नहीं है। वफाक के पास तो इनकॉम्पिटेंट, अनडिसाइसिव ऐसे लोग बैठे में, मतलब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन कम से कम मैं क्या कहूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसे लोग बैठे हुए जो दूर दूर तक उनको ना सोच है ना समझ है कि आम आदमी किस कर्ब से गुजर रहा है। एहसास प्रोग्राम में आम आदमी का ख्याल किया गया और सिंध में सबसे ज्यादा दिया गया है, क्या उस पे भी थोड़ी बहुत तारीफ नहीं बनती वफाक की? किस चीज पे तारीफ करूं मैं वफाक की? जो एहसास प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो दिया गया है सिंध को, एहसास प्रोग्राम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद सिंध के लोग हुए हैं। वो एहसास प्रोग्राम हमारा पीपल्स पार्टी का BSP फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उसके तहत जो खवातीन को 4 महीने से इन्होंने वो BISP के अंदर पैसे नहीं दिए थे, वो इकट्ठा करके 12,000 रुपए दे दिए, ठीक है। और माजरत के साथ ये जो कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा ये डिसबर्समेंट हुई है, नहीं, तारीख की सबसे बड़ी डिसबर्समेंट हुई थी वतन कार्ड के अंदर। जब स्वात का ऑपरेशन हुआ था, डिस्प्लेस्ड हुए थे, उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा डिसबर्समेंट था, 25-25 हज़ार रुपए दिए गए थे। आपको पता है, जरा तारीख की पन्ने पलट के तो देखें ना, थोड़ी सी अगर ये हम रिसर्च करके बात करें ना तो आज इनकी ये बात ना कर सके, ये गलत बयानी करते हैं। मारिया, बात ये है कि आपने बैठ के अपने जो अब कंस्ट्रक्शन माफिया है इस मुल्क के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन माफिया थी ना, वो अब और मजबूत हो जाएगी। उसके लिए तो आपने बैठ के बड़ा काम किया, मिनिस्ट्री स्कीम ले आई जी, पैसा भी ले आओ, कोई पूछेगा भी नहीं 2 साल तक, जब तक इनकी हुकूमत रहेगी कि कोई मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। शर्मिला साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अज़मा साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि आप इस पॉइंट पे भी जहाँ हम इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नज़र नहीं आ रहा, और उसमें बेशक पहल जो है वफाक को करना है, फेडरेशन का जो है वो एक रोल होता है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सिंध भी इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में कहीं पीछे नहीं नज़र आ रहा, विच अनफॉर्चुनेटली इज़ रियली सैड फॉर द नेशन। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।